हमारे पास जो पहली खबर है हफ्ते की, वो क्या है? डिड चाइना अटैक इंडियन पावर ग्रिड? मालूम है आपको क्या हुआ था? डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड? सर आई बॉम्बे में लाइट चली गई थी एक दिन के लिए। हाँ, तो ऐसा है कि बॉम्बे में लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 के अंदर बॉम्बे के अंदर लाइट चली गई थी एक दिन के लिए। ठीक है, अक्टूबर 2020 की बात है, जब कोरोना काल भी चल रहा था, अपने पीक पर था कोरोना। और उसके साथ साथ क्या है कि एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ भी चल रहा था। एलएसी मतलब कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है ना, बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं है, मतलब एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि चाइना हमारे इधर रीजन में आया हुआ है। तो वहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा था, आपको पता है, वहां पे कुछ एरियाज के अंदर दिक्कत चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पर अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर लाइट गई थी। तो लाइट चली जाती है, क्या दिक्कत है? उसमें पावर ग्रिड का फेलियर हो गया था। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये अब रिपोर्ट सामने आई है, एक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। क्या नाम है? रिकॉर्डेड फ्यूचर। वो साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो एनालाइज करती है, और अगर वो थ्रेट कहीं से है तो वो उसके बारे में पूरी दुनिया को बताती है कि भाई आपके यहाँ ये अटैक हुआ था, आपके यहाँ ये साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आया था, ये अटैक किसी ने करवाया था। इस तरह की जो चीजें हैं वो ये कंपनी करती है। उससे पहले अभी कुछ एक महीने पहले ये भी हुआ था कि भारत की जो यूनियन पावर मिनिस्ट्री है उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उसने ये कहा था कि जो हैकर्स है, चाइना के हैकर्स हैं, वो इंडिया के पावर सेक्टर को जो है टारगेट कर सकते हैं। ये बात उन्होंने भी कही थी। तो रिकॉर्डेड फ्यूचर का ये कहना है कि मुंबई में जो लाइट गई थी एक दिन के लिए, जो पावर ग्रिड का फेलियर हुआ था, वो चाइना की गवर्नमेंट ने अपने हैकर्स के द्वारा ये काम करवाया था। मतलब ये इंडिया के ऊपर एक डायरेक्ट जो है वो अटैक किया गया था। उसके अंदर जो मालवेयर यूज किया गया था उसका नाम था शेडो पैड। क्या नाम था उसका? शेडो पैड। शेडो पैड मालवेयर जो है उसके अंदर यूज किया गया था। और किसने यूज किया था? एक कंपनी है हैकर्स की, रेड इको के नाम से। ठीक है, सरकार को पता था कि ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने ये अटैक जो है ये भारत के पावर ग्रिड के ऊपर करवाया था। ठीक है, इनका ये भी प्लान था कि इसको बाकी पीएसयूज के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इसको भेजा जाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पावर मिनिस्ट्री है उसका कहना है भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, नॉर्मल लाइट गई थी, तो हमें तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट रहा हो। क्यों? क्योंकि कोई डेटा का ब्रीच नहीं हुआ, कोई डेटा की चोरी नहीं हुई, कोई डेटा का लॉस नहीं हुआ। ठीक है ना? और कोई अटैक जो है वो कंफर्म भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ अटैक हुआ था। लेकिन एक बात और है कि रिसेंटली ही तेलंगाना के अंदर भी पावर सेक्टर के अंदर पावर मिनिस्ट्री ने ऐसा ही एक अटैक जो है वो आइडेंटिफाई किया था, और उसको मतलब खत्म किया था, उसको डिफ्यूज किया था। आफ्टर दे गॉट इन सम काइंड ऑफ इनपुट्स फ्रॉम सर्ट इन। सर्ट इन जो है, अगर आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपके कोई वेबसाइट चलाते हो तो नीचे सर्ट इन लिखा होता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है ना? ये एक ऐसी फोर्स है जो साइबर प्रॉब्लम्स को, साइबर सिक्योरिटी को बनाकर रखती है नॉन क्रिटिकल एरियाज के अंदर। तो वहां से एक इनपुट जनरेट हुआ था, तेलंगाना की पावर मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था, तो एक एक्टिव अटैक को उन्होंने बचा लिया था। ठीक है, तो इस तरह के साइबर अटैक्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं देश के ऊपर, दुनिया के अंदर। कैसे? आप चलते चलते एयरपोर्ट बंद कर सकते हो, फ्लाइट हवा में ही है और आपने एयरपोर्ट के सारे सिस्टम को हैक कर लिया, आपकी फ्लाइट्स रद्द हो जाएंगी, फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पाएंगी। आपका पूरा का पूरा ट्रेन सिस्टम है उसको आप चोक कर सकते हो। आपका बड़े बड़े बैंक हैं आपकी कंट्री के अंदर, आप उनके सिस्टम को, एसबीआई के सिस्टम में आप मालवेयर डाल दो, देखो देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मालवेयर के द्वारा, जो साइबर सिक्योरिटी के द्वारा दूसरी कंट्री के अंदर की जा सकती है, जिससे कि सामने वाली कंट्री में बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली ये कहा है
कि भाई हो सकता है कि अटैक हुआ हो, तो उन्होंने कमेटी बनाई है। वो कमेटी असेंबली के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएगी और वो ये बताएगी कि क्या ये सच में एक अटैक था या ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एक सिंपली एक पावर ग्रिड फेलियर था। लेकिन हमें ये पता है कि दीन दुनिया के अंदर बहुत जगह अटैक चल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक अटैक का नाम बताऊं, तो सबसे बड़ा अटैक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, देखो जो बाकी हैकिंग होती है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप और मैं एक बड़े हैकर्स हो सकते हैं और हम सेंधमारी कर रहे हैं, हम लोग किसी के क्रेडिट कार्ड से पैसा चुरा रहे हैं, हम लोग किसी को मेलाइन कर रहे हैं, ये हम पर्सनली कर रहे हैं। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी? स्टेट स्पॉन्सर्ड की। मतलब कि एक्टिवली एक देश की गवर्नमेंट दूसरी देश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट या दूसरे देश के अगेंस्ट एक एक्टिव वॉरफेयर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलता है स्टक्सनेट के केस में। स्टक्सनेट स्टक्सनेट क्या है? स्टक्सनेट भी एक तरह का वायरस था। इनफैक्ट ये वॉर्म था। ये किसने बनाया था? ये बनाया था इजराइल की इंटेलिजेंस ने, और इससे उसने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को काफी चोट पहुंचाई थी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को हर्ट किया था। और इजराइल के साथ था यूएस भी, ऐसा बाद में पता चला। स्टेट स्पॉन्सर्ड था ये। भारत में ऑप घोस्ट नेट के नाम से एक वायरस आया था। ये चाइना ने स्टार्ट किया था और चाइना ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये एक्टिवली हमारी कंट्री के अंदर इसने ऑपरेट किया। भारत के अंदर ही सक फ्लाई नाम का एक वायरस जो है वो डाला गया था। डी ट्रैक नाम का एक वायरस और डाला गया था भारत के बैंकों को फेल करने के लिए। भारत के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया गया था। भारत का कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, उसको 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 डिसरप्ट करने की कोशिश की गई थी। ऐसे बहुत सारे अटैक्स जो है आजकल कॉमन होते जा रहे हैं भारत के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत कॉमन चीजें हैं ये। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही देश के अंदर बैठे हुए हो और अपने ही देश के अंदर बैठकर सामने वाली कंट्री का बहुत मोटा नुकसान आप कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस भी बड़े लॉसेस होते हैं, तो इतना बड़ा नुकसान आप किसी सामने वाली कंट्री का कर रहे हो, ये चीज जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर निकल कर आती है। तो भारत ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लिए? भारत में पॉलिसी बनाई गई। कौन सी पॉलिसी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। और उसके तहत भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, NCIIPC। इसकी फुल फॉर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये किसके अंडर काम करेगा? ये काम करेगा NTRO के अंडर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में बनाई गई थी। ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता था रॉ के अंदर। लेकिन अब इसको, बोलिए। सॉरी, NCII PC से क्या बना? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक, थैंक यू। NTRO के नीचे काम करता था ये। NTRO पहले रॉ के नीचे था, अब डायरेक्टली NSA के साथ हो गया है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, तो इस तरीके से NCIIPC किसके बारे में काम करता है? मोटी बात हमें याद रखनी है कि ये क्रिटिकल एरियाज के लिए काम करता है। क्रिटिकल एरियाज जो अभी मैंने बताए, पावर सेक्टर हो गया, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, आपका स्पेस हो गया, ठीक है, और जैसे कि बैंकिंग वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह की डेटा के लिए, डेटा ब्रीचेस के लिए, इस तरह के क्रिटिकल एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इस तरह के क्रिटिकल नेटवर्क्स के लिए आपने NCIIPC बनाया। और कुछ और भी है, यस कुछ और भी है। एक है सर्ट इन। जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं,
उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या बनाया, सर्टेन बनाया। ये किसके अंडर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस है। तो यानी कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम हमारे ऊपर कहाँ कहाँ से अटैक हो रहे हैं, हम उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीजें हम भी डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या एक और भी है, क्या हमारे पास कोई डॉक्ट्रिन बना हुआ है, क्या हमारे पास, हमें ये पता है अब जैसे ये अटैक हुआ हमारे पे, क्या हमें पता है कि हमें इसका जवाब कैसे देना है, क्या हमने जवाब के बारे में कुछ सोच रखा है, क्या विदेश में अगर कोई बैठा हुआ है उसको ये पता है कि भारत का इस बारे में क्या जवाब होगा, उसको भी ये बात नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है, भारत ने जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई है, भारत की जो आर्मी है उसकी एक डॉक्ट्रिन बनी हुई है, लेकिन क्या साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारी कोई डॉक्ट्रिन है, क्या साइबर वॉरफेयर के अंदर हमारी कोई डॉक्ट्रिन है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसका नाम है DCA, डिफेंस साइबर एजेंसी। ये क्या करने वाली है, ये बनाने वाली है इंडियाज साइबर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमें आगे से ये पता लगेगा कि हमें इस तरह के अटैक्स का जवाब कैसे देना है। इससे पहले हमारे पास ये कोई तरीका नहीं है ये नापने का कि हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। न्यूक्लियर के अंदर हम लोगों की नो फर्स्ट यूज वो है, डॉक्ट्रिन है। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन हमारे को क्या बताती है कि भाई अगर सामने वाले ने, आपने कभी खुद अटैक नहीं करना, सामने वाले ने अगर अटैक करा है तो आप उसका जवाब देंगे। क्यों, हमारे को ये डॉक्ट्रिन बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें उसको रिएक्ट कैसे करना है। क्यों, क्योंकि देखो ना, जो साइबर लॉ है, जो साइबर का प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा हो सकता है कि अटैक किया चाइना ने और ये नजर आ रहा है कि अटैक हुआ है पाकिस्तान से, तो हम भिड़ जाएं पाकिस्तान से जबकि उसकी कोई गलती भी ना हो। अब यहाँ पर क्या है कि हम कह रहे हैं कि अटैक हुआ है चाइना ने किया है। अब चाइना इसकी जिम्मेदारी तो कभी लेगा नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक कभी भी जिम्मेदारी तो लेगा नहीं इसकी, जैसे अलकायदा जिम्मेदारी लेता है। तो जब वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई अटैक करवाया भारत में, और उसको इस तरीके से अटैक करवाया कि वो लगेगा कि चाइना ने अटैक किया है। तो ऐसे के अंदर हम लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए डॉक्ट्रिन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा समझ आया आपको, तो इंडिया का एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको समझ आया, कहाँ कहाँ अटैक्स हुए थे, क्या हुआ है क्या नहीं, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, एनी डाउट? ओके, अगली न्यूज है हमारी, प्राइवेट सेक्टर टू वेंचर इन स्पेस इंडस्ट्री। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, एक रॉकेट जा रहा है और उसके ऊपर नाम है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स के बारे में पता है आपको कि क्या है, व्हाट इज स्पेस एक्स? स्पेस एक्स अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जो मार्स पे लेके जाएगी लोगों को। हम मार्स पे, मून पे, कहीं पर भी लेकर जा सकती है। मार्स पे तो जाना खैर बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, शायद हमारी जनरेशन के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, बट अगर वो लेकर जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, मून की बात हो रखी है कि मून पर वो लेकर जाए, ठीक है। बात क्या है, स्पेसएक्स, इससे पहले स्पेसएक्स से पहले ज्यादातर जो है केवल सरकारी कंपनियां ही इन्वॉल्व हो सकती थी दुनिया के अंदर स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है रॉकेट बनाना, लॉन्च व्हीकल बनाना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें धीरे धीरे वेंचर करना शुरू कर चुका है, ठीक है, इसमें वेंचर कर रहा है। तो भारत ने भी अब ऐसी पॉलिसी जो है इजाद की है कि हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं कि वो भी इस सेक्टर में आए, प्राइवेट इंडस्ट्री भी जो है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर आए, पैसा कमाए, और जो इसरो है वो और ज्यादा एडवांस्ड चीजें जो है वो करे। अब यहाँ पर हम लोगों को ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे देश में इसरो है, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है
वो समझा रहा हूँ स्पेस के, यहाँ पर आप नोट करते रहना साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो। इसरो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। उसका एक कारण है कि हमारे पास एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है PSLV। PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक ऐसी गाड़ी है, ठीक है, जो इसरो के सैटेलाइट्स को, मतलब किसी भी सैटेलाइट को ये ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर सकती है। और ये इंडिया का एक बहुत ही रिलायबल हॉर्स है। इसके मिशन फेल नहीं होते हैं। हमने PSLV की टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसी मास्टरी कर ली है। हालांकि PSLV बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है आज के टाइम में, जो जरूरतें आज के टाइम में है, लेकिन PSLV इतना ज्यादा रिलायबल है कि हार्डली इसके मिशंस फेल होते थे। अगर ये किसी चीज को लेकर आसमान में उड़ा है तो ये उसको अंतरिक्ष में स्थापित कर कर ही वापस आएगा, जिस वजह से इसरो ने बहुत नाम कमाया है। और इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को, PSLV की इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने मास्टर कर लिया, और इसकी मदद से इन्होंने फिर जो है बाकी कंट्रीज को सर्विसेज ऑफर करनी शुरू की। सर्विसेज कैसे कि भाई मेरे पास सैटेलाइट है, जैसे टैक्सी स्टैंड होता है ना, टैक्सी स्टैंड, तो आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पास एक गाड़ी है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है, तो अब आप क्या करते हैं, अब आप टैक्सी सर्विसेज देते हैं। भाई आपको जाना है दिल्ली, मैं लेके जाता हूँ आपको, इतना पैसा लगेगा, आपने पैसा कमाना शुरू किया। तो इसरो ने PSLV की मदद से कि खाली टाइम के अंदर विदेशों की सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया करेंगे, कुछ पैसा आ जाया करेगा। तो इस तरह से इसरो ने ये पैसा कमाना शुरू किया। इस पैसे को, मतलब इसरो ने करीब 350 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, करीब 30-40 कंट्रीज की। टू बी प्रिसाइज 34-35 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी सैटेलाइट्स जो हैं इसरो ने लॉन्च की हैं। करीब 350 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का इसने पैसा भी लिया है, सामने वाली कंट्रीज के से इसने मनी भी लिया है। तो एक तरह से इसने एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी इकट्ठा किया है। तो ये जो कमर्शियल काम है, ये जो बेचने का काम है, ये काम करने के लिए इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष भी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन किसके साथ एसोसिएटेड है, इसरो के साथ। और इसरो की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे लॉन्च व्हीकल है, किसी की सैटेलाइट को लॉन्च करे, तो उन सर्विसेज को कमर्शियल एस्पेक्ट में, कमर्शियली बेचने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अंतरिक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड मैटर आता है। सेकंड मैटर आता है कि रिसेंटली एक और ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने स्थापित की है जिसका नाम है NSIL। उसकी फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, अंतरिक्ष तो थी, अब एक दूसरी PSU भी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी इस साल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आई जिसको इसरो ने लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, अभी लॉन्च किया था, एमेजोनिया 1। अगर आपने सुना हो, लास्ट वीक जो है इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एमेजोनिया 1 नाम से पता लगता है अमेजन ब्राजील की सैटेलाइट थी। कक्षा में उसको, ऑर्बिट में उसको स्थापित किया, ऑर्बिट में उसको रोटेशन रेवोल्यूशन मोड पर उसको लगाया। ठीक है, तो NSIL ये प्रोजेक्ट लेकर आई थी। और ऐसा नहीं है कि NSIL पहला प्रोजेक्ट लेकर आई थी, इससे पहले भी प्रोजेक्ट लेकर आई थी, बट ये फर्स्ट डेडिकेटेड प्रोजेक्ट था। डेडिकेटेड प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, पहले जो प्रोजेक्ट्स NSIL लेकर आई थी उसके अंदर इसरो अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और सामने वाली कंट्री का सैटेलाइट पिगी बैग है, मतलब कि वो केवल साइड में रखा हुआ है, इसको भी स्थापित कर देंगे, उसको भी कर देंगे। जैसे इसरो इतना कैपेबल हो चुका है कि उसने अभी रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी रिसेंटली स्पेसएक्स ने तोड़ा, 104 सैटेलाइट इकट्ठी लॉन्च करी थी इसरो ने। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी रिसेंटली स्पेसएक्स ने तोड़ दिया है, बट फिर भी 104 सैटेलाइट इकट्ठी। अब जो 104 सैटेलाइट इकट्ठी लॉन्च हुई थी, इसका क्या मतलब है, एक सैटेलाइट जो होगी वो मेन सैटेलाइट्स होंगी और बाकी की जो सैटेलाइट्स होंगी वो पिगी बैग। लेकिन यहाँ पर ये जो एमेजोनिया 1 का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्राजील के साथ, उसके अंदर क्या था कि एमेजोनिया 1 मेन सैटेलाइट थी, उसके अलावा जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी वो पिगी बैग थी। तो ये NSIL की एक बड़ी सक्सेस है। अब सोचने वाली बात यह है
कि अंतरिक्ष भी है पीएसयू और ये भी कमर्शियल काम कर रहा है, एनएसआईएल भी है पीएसयू और ये भी वही काम कर रहा है। तो भाई दो सेंटर बनाए क्यों, दो कमर्शियल सेंटर्स क्यों बनाए गए हैं? तो मैं आपको बताऊं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्यों बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि अब प्राइवेट सेक्टर को वो इस एरिया के अंदर वेंचर करने देगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस है, टाटा है, अडानी ग्रुप है, ये अगर चाहें तो अब ये अपनी सैटेलाइट्स बना सकते हैं, अपने लॉन्च व्हीकल्स बना सकते हैं और उनको स्पेस में ये स्थापित कर सकते हैं। उस चीज के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो इसरो जो है एनएसआईएल के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करेगी। एनएसआईएल आपके पास जाएगा, मान लीजिए आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना लॉन्च व्हीकल बनाऊं, एलॉन मस्क की तरह अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाऊं, अपना एक काम शुरू करूं, तो आप एनएसआईएल से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएगी कि स्टार्टअप कैसे करना है, इस बिजनेस के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगेंगी और इसरो आपको कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। और इसरो अपने आप को कहाँ फोकस करेगा, एडवांस्ड रिसर्च के ऊपर। इसरो अपने आप को कहाँ फोकस करेगा, एडवांस रिसर्च पे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें और भी कुछ समझ में आता है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसको रेगुलेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, इन स्पेस। इन स्पेस, ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी एज अ रेगुलेटरी एजेंसी। इसके अलावा हम लोग एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल भी बनाएंगे, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल। झगड़े भी हुआ करेंगे सरकार के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, वो झगड़ों का निपटारा करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ट्राइब्यूनल जो है वो डेडिकेटेड होगा स्पेस के लिए, जजेस का ग्रुप होगा। तो वो क्या करेंगे कि कोई भी डिस्प्यूट आता है इस मैटर के अंदर तो वो ये सॉर्ट आउट करेंगे। और क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के इस इतने बड़े फील्ड के अंदर आने से, बहुत मोटा फील्ड है ये, बहुत पैसे वाला फील्ड है, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, एप्लीकेशंस जनरेट होंगी रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है ना। जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज करेंगे और प्राइवेट सैटेलाइट्स को जब हम देखेंगे तो हमारे को जो सर्विसेज है वो और ज्यादा एडवांस्ड लेवल पर मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा इस सेक्टर के अंदर। ये पूरी का पूरा सेक्टर जो है वो डेवलप होना शुरू होगा और भारत का उसमें बड़ा शेयर हो सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इस चीज के, ठीक है। आपको न्यूज समझ में आई, बैकग्राउंड समझ में आया, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके अब देखो मोदी जी थोड़े से परेशान लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या मैटर है, मैटर ये है कि अभी अभी रिसेंटली एक यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, फ्रीडम हाउस, ठीक है। और वो अभी अभी रिसेंटली, वैसे वो हर साल ये रिपोर्ट लेकर आती है, तो वो एक अभी अभी रिपोर्ट लेकर आई फ्रीडम, मतलब वो हर साल जो रिपोर्ट लाती है उसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। और इस बार जो वो रिपोर्ट लेकर आई उसका शीर्षक क्या है, फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020, डेमोक्रेसी अंडर सीज, डेमोक्रेसी अंडर सीज, ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के क्या माने हैं, देखो इस रिपोर्ट के अंदर वो दुनिया की जो कंट्रीज हैं उसको ये आइडेंटिफाई करती हैं, उसको तीन पार्ट में वो डिवाइड करती है, उसको रैंकिंग देती है और तीन पार्ट में डिवाइड करती है। क्या है वो, फ्री, पार्टली फ्री, ठीक है, नॉट फ्री। मतलब कि क्या कोई देश के लोग अपनी आजादी, मतलब क्या कोई देश का कोई पर्टिकुलर कंट्री है, क्या उसके लोग फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं, या कुछ हद तक फ्री है, या बहुत ज्यादा बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री है, कुछ हद तक फ्री है, या बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ऐसे तीन चीजों के अंदर ये डिफाइन करती है। इंडिया हमेशा से फ्री की कैटेगरी में रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने उठाकर हमारे को पार्टली फ्री कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी सी खतरे में है, लोगों की जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात है वो थोड़ी सी कमजोर हो रखी है, लोग खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के अंदर तो उन्होंने कैटेगरी में नॉट फ्री डाला है, ठीक है ना, कि कश्मीर तो नॉट फ्री है, बाकी हिंदुस्तान भी पार्टली फ्री है। अब ये कंसर्न्स है, ये किसके साथ कंसर्न है? ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारी गवर्नमेंट ने तो रिपोर्ट जैसे ही आई इसको रिजेक्ट कर दिया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना था कि ये वैसे ही रिपोर्टें बनाते रहते हैं, बायस्ड रिपोर्टें होती हैं, ठीक है, इनको बनानी तो आती नहीं है, और ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स की वजह से ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हैं। कारण क्या है कि फ्रीडम हाउस एक यूएस का ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उससे फंडेड है ये। तो इसका मतलब कि ये कोई ना कोई सरकारी एजेंडा जो है वही चला रहा होगा, सामने वाली कंट्री को मेलाइन करने की कोशिश की जा रही होगी। निर्मला सीतारमन का ये भी कहना था कि भई आपको, मतलब ऐसा उन्होंने मज़ाक वैसे कहा था, मतलब टॉन्ट मारते हुए कहा था कि तुम्हें ये तो पता नहीं है कि कश्मीर का मैप कैसा है, ठीक है? और तुम बात कर रहे हो कि हमारी डेमोक्रेसी फ्री है या नहीं है, ठीक है? तो तुम कश्मीर की बात कर रहे हो, पहले कश्मीर का मैप तो देख लो कि है क्या वो, ठीक है? तो कुछ ऐसी-ऐसी बातें मतलब लांछन लगाए थे। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि पहली बात तो ऐसी गलत रिपोर्ट से इंटरफेयर कर रहा है यूएस हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर। दूसरा, यूएस जो है वो दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए बाकियों की छवि गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ये सब तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था। लेकिन अगर हम फ्रीडम हाउस की बात करें, या अगर हम ये सोचें कि ये क्या रिपोर्ट सही थी या गलत थी, अगर हम इसके सही के फेवर में, इसके फेवर में कुछ बात करें, तो कुछ ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस जो है वो संदिग्ध रहे हैं। हमने ही पिछले कुछ कुछ एक हफ्ते पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन अगर पूरी दुनिया में किसी गवर्नमेंट ने किए हैं तो वो इंडिया ने किए हैं। अब इंटरनेट शटडाउन का क्या मतलब है? आप इंटरनेट पे बात नहीं कर सकते। इंटरनेट तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा हथियार है, और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर एक बट्टा लगाया आपने। हमारे ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के बारे में ये कहा था कि भई आपने इंटरनेट क्यों बंद कर रखा है? आजकल इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट माना भी था, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। किसके खिलाफ दर्ज हुए हैं? जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, आर्टिस्ट्स के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ, मीडिया हाउसेस के खिलाफ मुकदमे दायर हुए हैं, ठीक है? लोगों को उठा कर जेल में डाला गया है। उनके एक ट्वीट के ऊपर, एक कमेंट के ऊपर, ठीक है ना? ऐसा-ऐसा बवाल मचा है। कोई एक्टर हो, उस एक्टर ने कुछ लिखा हो, ट्वीट किया हो, तो उसके ऊपर बवाल मच गया। उसकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन उसके ऊपर बवाल मच गया, ठीक है ना? और गवर्नमेंट को बीच में फिर मतलब वो करना पड़ा। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा है कि आप खुलकर बोल नहीं सकते। फ्रीडम हाउस का ये कहना है कि आपने जो क्रैकडाउन किया है लोगों के ऊपर पिछले कुछ टाइम के अंदर, उसकी वजह से हम आपको पार्टली फ्री बोल रहे हैं, बिकॉज़ इंडिया इज़ नो मोर टोटली फ्री, ऐसा कुछ कहना है फ्रीडम हाउस का। तो सबके अपने-अपने जो हैं वो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात भी सही हो सकती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के। बट ये बात भी सच है कि अगर किसी ने कोई रिपोर्ट निकाली है, तो हमें भी उसको सीरियसली लेना चाहिए। और सीरियसली अगर हम लें, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे मैटर्स बहुत बार गए हैं। अभी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रशांत भूषण वाला गया था, एक मैटर कुणाल कामरा वाला गया था। तो ये देखा गया था कि इन लोगों ने शायद कोई बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं करी है, ठीक है? जो जैसे कुछ एक फ़िल्टर्स होते हैं, उस फ़िल्टर को पास करना होता है। कोई बात अगर आपने कही है, तो वो उसको पास कर, क्या आपने जो बात कही है वो भारत के डिफेंस के अगेंस्ट है? नहीं। क्या आपने कोई बात की है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट में डालती है? नहीं। क्या आपने जो बात की है वो ऑब्सीन है, ठीक है? मतलब कि वो कोई गंदी बात की है आपने, या आपने कोई ऐसी बात की है जिससे कि गलत मैसेज जाए,
या आपने कोई ऐसी बात की कि किसी पड़ोसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो। आपने जो बात की है वो सरकार को क्रिटिसाइज करने की बात की है, और सरकार का क्रिटिसिज्म तो किसी भी गलत कैटेगरी में नहीं आता। सरकार होती ही क्रिटिसिज्म करवाने के लिए, क्योंकि सरकारों की तारीफ भी होती है, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांध देते हैं, ठीक है ना। न्यूज चैनल्स भी इन्होंने कई बार अपने कब्जे में कर रखे होते हैं। साउथ की सारी पार्टियों ने अपने अपने न्यूज चैनल्स बना रखे हैं। जितनी साउथ इंडिया के अंदर पार्टीज है सबके न्यूज चैनल्स हैं। महाराष्ट्र के अंदर सामना अखबार जो है वो शिवसेना का अपना अखबार है। वहां से आप तारीफें भी तो अपनी करते हो। अगर क्रिटिसाइज किसी ने कर दिया आपको, तो इसमें क्या गलत कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का मैटर जो है ये इस न्यूज के अंदर आया था, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आता है एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, मैरिटल रेप के बारे में, ठीक है ना। सरकार ये चाहती है कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस ना करें, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बना रही। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम में लास्ट वीक ऐसा कुछ हुआ भी था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां से कंसर्न निकल कर आता है इस बात के ऊपर। हम लोगों का ध्यान जब जाता है, हालांकि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसने कई बार, गवर्नमेंट ने बड़े मजाकिया वे में पार्लियामेंट के अंदर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं नॉन सीरियस, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन ये एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपको मैप नजर आ रहा है, इस मैप के अंदर ग्रीन है और रेड है। रेड वो कंट्रीज हैं जो ये मानती हैं कि मैरिटल रेप कोई ऑफेंस नहीं है। ग्रीन कंट्रीज ये मानती हैं कि मैरिटल रेप इज अ बिग ऑफेंस, ठीक है ना। अब ये होता क्या है? अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारे मोस्ट ऑफ अस मे बी थिंकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इन इंडिया, मतलब इन इंडिया छोड़ो, मतलब वी few of us may be thinking this, it cannot be made illegal. I mean, what is this, matlab how can the physical relationship between husband and wife or a case of physical relationship can be termed as rape, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले से पिछले हफ्ते कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एस.ए. बोबडे ने किसी एक केस के अंदर उनका ये कहना था कि अगर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो हस्बैंड कितना ही घटिया आदमी क्यों ना हो, कितना ही घटिया क्यों ना हो, कितना ही मतलब ब्रूटल क्यों ना हो, जो वर्ड उन्होंने यूज किया था, उनके बीच में अगर फिजिकल इंटरकोर्स होता है तो आप इसको रेप कैसे मान सकते हैं, ठीक है। अब भारत में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि कल्चरल रीजंस की वजह से हम कभी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स को हम लोग रेप का नाम दे सके, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार सही कह रही है, क्या बाकी सारे देश पागल हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है। अब मैटर इसके अंदर क्या आता है? मैटर ये आता है कि देखो, देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल, दे आर नॉट मैरिड, इफ दे इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कंसेंसुअली, कंसेंसस था दोनों का, तो क्या ये रेप है? तो इसका जवाब है नहीं। रेप की डेफिनेशन क्या है? वेयर अ बॉय एंड अ गर्ल हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट रिलेशनशिप without the consent of any one of them. If one of them was not conceding, he was not agree, then it is known as rape. But now there is a husband and wife, they are in a relationship, but one of them, suppose wife doesn't want to get involved in the relationship and husband forces on her, so this is not considered as rape. So the law says why this is not considered as a rape. ऐसा क्या हो गया कि शादी के बाद आपको क्या लाइसेंस मिल गया कि दैट यू शुड डू एनीथिंग? ये एक सबसे बड़ा वर्ड है, लाइसेंस मिल गया कि आपको कुछ भी करने का। हमारे देश के अंदर या दुनिया भर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है ना। मतलब थिंक अबाउट इट, यू कैन नॉट बीट योर वाइफ, यू कैन नॉट स्लैप योर वाइफ, बट यू कैन कमिट रेप ऑन हर। एक लड़की को आपने हिट किया, आपने मारा, उसका कानून छोटा है। रेप किया तो कितना भयानक कानून है,
लेकिन उसी लड़की से आपने शादी कर ली, you performed married, you got married with her, and now you cannot still beat her, but you can do this kind of thing. तो इसीलिए ये एक कानून बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दबाव है कि भाई आप ये कानून बनाइए, और आप देखिए कि दुनिया के जो दकियानूसी देश हैं, मतलब दुनिया के जो उतने ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, आप देखिए ना दुनिया की जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन सबके अंदर ये कानून बना हुआ है, उन सबके अंदर मैरिटल रेप डिफाइंड है, उन सबके अंदर मैरिटल रेप जो है वो एक ऑफेंस है। हस्बैंड वुड बी पुट बिहाइंड द बार्स इफ वाइफ सेज कि he has undergone physical relationship with me without my consent. So that is a problem, that is considered as a problem in all the developed countries, but not in the countries like India, ठीक है ना। और ये तो कहना है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, UNFPA का ये कहना है कि 40% मैरिड वुमेन जो है इंडिया में 15 to 49 ईयर्स की एज में, उनको कभी ना कभी उनको मारा गया है, उनका रेप किया गया है, ठीक है ना। और ये गलत हुआ है उनके साथ, और ऐसी कम नहीं है, 40% है हिंदुस्तान के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके ऊपर कानून बनना चाहिए? तो यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बनना चाहिए। हमारे देश के अंदर मेंटालिटी वैसी डेवलप नहीं है अभी कि हम कह सकें कि ये बनना चाहिए। अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स भी हैं हमारे देश में। हमारे देश में एक प्रथा है डाउरी प्रथा। डाउरी प्रथा लेडीज को बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लेडीज ने इसको गलत तरीके से हथियार बनाकर हस्बैंड्स के अगेंस्ट यूज किया, ठीक है, मॉरली जो गलत था। डाउरी के ज्यादातर केसेस में जो हस्बैंड्स है और उनकी फैमिलीज है, वो उनकी कोई गलती ही नहीं होती है, ठीक है ना, उनको फंसाया जाता है। तो ऐसे ही अगर मैरिटल रेप का कानून बना दिया गया तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, और ऐसे में इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द वाइफ्स टू पुट द हस्बैंड्स बिहाइंड द बार्स। किसी एक छोटे से मैटर के ऊपर वो ऐसा कर सकती हैं, मतलब कि इस लॉ का मिसयूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये प्रूव कैसे करोगे कि ये कंसेंशुअल था या नॉन कंसेंसस बेस्ड था? आप ये प्रूव कैसे करोगे? हाउ विल इट बी प्रूव्ड? ठीक है ना। तो ये कुछ बड़ी समस्या है कि इसकी प्रूफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ विल दैट बी डिफाइंड? ठीक है। लेकिन इसके प्रो में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसके फेवर में जो बात की जा सकती है वो ये है कि सबको राइट टू लिव विद डिग्निटी है। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको है अधिकार अपनी इच्छा से अपनी डिग्निटी के साथ जीने का। तो ऐसे में आपकी डिग्निटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरफ की बात है कि हमें ये कानून बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ओके, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। नेक्स्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली मन की बात की थी एक बार फिर से, ठीक है। तो मन की बात में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्यों ना हम लोग 100 दिन का एक ड्राइव चलाएं, जिसके अंदर हम अपने आसपास की जो वाटर बॉडीज, वाटर टैंक्स हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, ठीक है, उनको साफ करें, और ताकि जो मॉनसून सीजन आने वाला है उसके अंदर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, हम पानी को रोक सकें। जैसे आप लोग अपने घर में नल खुला छोड़ देते हो तो आपके माताजी पिताजी आपको डांटते होंगे कि नल क्यों खुला छोड़ा है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें। ये जो बारिश का पानी गिरता है हमारे सिर पर, वो भी एक तरह से नल है, ठीक है। वो भगवान ने खोला है और बोला है कि बेटा जो पानी इकट्ठा करना है उसको कर लो, इसको वेस्ट मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको इकट्ठा नहीं करते हैं, हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे देश के अंदर पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, कावेरी के जल के ऊपर दो तीन स्टेट्स लड़ रही हैं, SYL कनाल के ऊपर स्टेट्स लड़ रही हैं,
महानदी के पानी के ऊपर स्टेट्स लड़ रही हैं, कृष्णा के पानी के ऊपर स्टेट्स लड़ रही हैं, पेरियार रिवर के पानी के ऊपर स्टेट्स लड़ रही हैं, नर्मदा के पानी के ऊपर स्टेट्स लड़ रही हैं, ब्रह्मपुत्र के पानी के ऊपर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो इंडस के पानी के ऊपर लड़ रहा है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पानी के ऊपर लड़ाइयाँ हैं। हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मानसून आता है हर साल। हमारे देश में मानसून हर साल आता है, तो खूब पानी लेकर आता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि हम उस पानी को संचित नहीं करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, कैच द रेन इनिशिएटिव। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, इसीलिए भारत की सरकार ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अलावा एक नई मिनिस्ट्री बनाई, जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके जो मिनिस्टर हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत। और आपको पता हो कि इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो कौन है? रतन लाल कटारिया। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा का एक एमपी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर रतन लाल कटारिया। ये उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के। और इस मिनिस्ट्री का काम ही ये है, क्यों? क्योंकि आने वाले सदी के अंदर या आने वाले दशकों के अंदर भारत में पानी की बहुत भयानक समस्या होने वाली है। इतनी भयानक कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपस में क्या क्या लड़ाइयाँ होंगी और पानी कितना महंगा हो जाएगा। तो हमें अपनी वाटर बॉडीज को साफ करने की जरूरत है। हमें गंगा को साफ करने की जरूरत है, यमुना को साफ करने की जरूरत है। और हम क्या साफ करेंगे, मतलब ये भी एक मैटर है कि मैं कई बार ये एक बार डिस्कशन हो रहा था तो ये बात निकल कर आई कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला इन्होंने 25,000 करोड़ रुपया साइड में रखा था। मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट थे, अभी प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे, तो इन्होंने सबसे पहला फैसला पता है क्या किया था? इन्होंने 25,000 करोड़ रुपया अलग रखवाया था। कहा था इससे हम गंगा की सफाई करेंगे। ठीक है, कितना नोबल कॉज है, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, और ये पैसा खर्च भी कर रहे हैं गंगा की सफाई के लिए, बहुत बड़े इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है एक सच्चाई, लॉकडाउन हुआ, 15 दिन फैक्ट्रियां बंद हुई, 15 दिन के अंदर गंगा जो है वो अपने आप साफ हो गई। 1 रुपया नहीं आपको खर्च करना पड़ा, अपने आप वो साफ हो गई। तो आप ये 25,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ कर रहे हो? इनफैक्ट आपको तो उल्टा करना चाहिए, 25,000 करोड़ तो ये बचाना चाहिए और 25,000 करोड़ रुपया फाइन लगाना चाहिए जो गंगा को पॉल्यूट करते हैं उनके ऊपर। 50,000 करोड़ का फायदा करना चाहिए। और गंगा देखो, गंगा तो अपने आप साफ हो रही है। मतलब आपके घर में आपका कमरा है, ठीक है ना, आप उसको गंदा मत करो, एक दिन आप कमरे में ना घुसो, अगले दिन कमरा पूरा साफ हो जाता है। तो गलती, अगर वो कमरा फिर भी गंदा है, बहुत गंदा है, तो गलती आपकी है, आपको सुधारने की जरूरत है। आपको उसको साफ नहीं करना है, आपको बस उसको गंदा करने से रोकना है, वो साफ तो अपने आप हो जाता है। तो आप अगर उसकी सफाई के लिए कोई बंदा बाहर से लेकर आ रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो कि देख मेरा कमरा साफ कर दे, तो आप, मतलब मैं आपके बारे में क्या कहूँ। ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। तो भारत की ये समस्या है, भारत के अंदर गंगा यमुना जैसी जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। निर्जीव हैं ये नदियां कई कई जगह पर। यमुना अगर आप देख लें दिल्ली में, और गंगा अगर आप देख लें कानपुर में, तो आपको अपने आसपास के नाले ज्यादा साफ लगेंगे इन नदियों से। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। हम इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें अपनी जो वाटर बॉडीज है उसको साफ करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये अपील उन्होंने कही है देशवासियों से। ओके, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? आगे बढ़े। आखिरी न्यूज है हमारे पास कि हरियाणा गिव 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स। तो हम सब हरियाणा के हैं, सब हरियाणा के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या कानून सही है या गलत है, आप बताइए।
क्या ये कानून आपको सही लगता है या गलत कंपनीज नहीं मानी से, है? कंपनी जाने के लिए भी कह रहे हैं, गुड़गांव छोड़ के जाने के लिए भी करी थी कंपनीज, वो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए तो सर अच्छी कंपनी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। आपके लिए अच्छी बात है और बाकी लोगों के लिए अच्छी बात समझते हैं, आपके लिए अच्छी बात है? भाई बताओ, यस नो बोल दो बस, और क्या है? इससे ये है कि कंपनीज की उसमें कमी आएगी, क्योंकि उनको अच्छे वो नहीं मिलेंगे ना अरे वर्कर। मनीष, कंपनीज का सुन लिया मैंने, कंपनी कंपनी के हिसाब से काम नहीं करना है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपना बता दिए कि आपके लिए अच्छा है। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, क्या सब सब अच्छा मानते हैं कि अच्छा है? सब अच्छा? हाँ। नो सर। बाकी चलो, आप लोग नहीं कुछ बोलते तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन क्या हम तब भी उतने ही खुश रहेंगे जब देश की सारी स्टेट्स ये पॉलिसी लागू कर देंगी? क्या हम लोग तब भी बहुत खुश रहेंगे? क्या हम लोग तब खुश थे जब महाराष्ट्र जो है वो बिहारियों को अंदर आने से और नौकरी करने से रोकता था? हम तब लोग उसकी फेवर करते थे। मतलब महाराष्ट्र के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, शिवसेना है या कोई और पार्टी है, जब कोई बिहार का या नॉर्थ इंडियन वहां पर जॉब करता है तो वो उसको मार मार कर भगा देते थे। हम लोगों की नजर में ये गलत था। ठीक है, शिवसेना मान लो सत्ता में आ जाती है और वो तब भी यही काम करती है, ठीक है, वो मार मार कर भगाती है, तो हम कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन वो फॉर्मली एक कमरे में बैठकर एक कानून बना देती हैं और वो ये लिख देती हैं कि भाई बाहर वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। तब क्या ये सही हो जाता है? मतलब कानून बना दिया तो वो बात सही हो गई, और वैसे किसी को मार मार के भगा दिया तो वो बात गलत हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से ये कानून जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है, मैं सिंपल सी बात ऐसा बोलता हूँ कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो गुड़गांव के अंदर है, जो मनीष ने अभी भी कहा, क्या माइक्रोसॉफ्ट हरियाणा को देखकर भारत में आई थी या गुड़गांव में आई थी? क्या माइक्रोसॉफ्ट जब हिंदुस्तान में आई और गुड़गांव के अंदर उसने सेटअप किया, क्या उसने ये देखा था कि वो हरियाणा में जा रही है, या उसने ये देखा था कि वो भारत में आ रही है? उसने देखा था कि वो भारत में आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही सोचकर गुड़गांव में ऑफिस बनाया था, गूगल ने ऐसे ही सोचकर गुड़गांव में ऑफिस बनाया था। अपनी नाकामयाबी को छुपाने का ये सबसे बड़ा तरीका हो सकता है किसी एक सरकार का, हरियाणा गवर्नमेंट का। हरियाणा गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर था हरियाणा के अंदर लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो उसको छुपाने के लिए वो ये हथकंडे जो हैं वो अपना रहे हैं। बट क्या ये इंडस्ट्री के फेवर में है? क्या ये स्टेट की जीडीपी के फेवर में है? क्या कंपनियां गुड़गांव में रुकेंगी? क्या कंपनियां यहाँ पर ऑपरेट करना पसंद करेंगी? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम, आपकी सरकारी एजुकेशन सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो इस तरह के वर्कलोड को एक्सेप्ट कर सकता है? और क्या सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं होता कि आप देश के कोने कोने के अंदर जो है अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं, कभी वहां ट्रांसफर कर दिया, कभी वहां ट्रांसफर कर दिया, ऐसे आप करते हो? क्या कंपनियों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ पर ट्रांसफर्स कर सके, ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आ सके? इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट का जो कानून है वो तो ये तक कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी हरियाणा में है और उसके पास मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं, और उन 100 एम्प्लॉय में से 50 बाहर के हैं, 50 हरियाणा के हैं, तो उसको ये 50 कम करने पड़ेंगे, उसको निकालने हैं उन एम्प्लॉयज को। मतलब आप सामने वाले को ये कह रहे हो कि अपने यहाँ के बंदे निकाल, मेरे बंदे ले। तो इस तरह के जो कानून है ये ड्रैकोनियन है। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि 50,000 से ऊपर अगर सैलरी है तो उसके अंदर ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो क्या मतलब है कि यानी जो स्किल्ड लेबर है वो केवल 50,000 के ऊपर की सैलरी वाली है? क्या उसके नीचे वाली जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं? क्या उनमें स्किल्स नहीं होती हैं? तो ऐसा, और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर किसी कंपनी को नहीं मिलते हैं लोग, 50,000 की सैलरी से नीचे वाले लोग हरियाणा में नहीं मिलते हैं, तो वो कंपनी जो है वो मतलब डीसी को लेटर लिख सकती है, और अगर डीसी अप्रूव कर देगा तो फिर वो बाहर के बंदों को एक्सेप्ट कर सकती है। तो क्या इसमें इंस्पेक्टर राज नहीं आ जाएगा वापस से?
ठीक है, इंस्पेक्टर राज वापस नहीं आ जाएगा। और क्या ये अच्छी बात है, क्योंकि अब हरियाणा ये कर रहा है तो बाकी स्टेट्स भी ये करेंगी, तो बढ़िया अच्छी बात है ना कि हमारे जो बंदे हैं वो बाहर जाकर जॉब करते थे, जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, इससे हमारे देश का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या वो अफेक्ट नहीं होगा? ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आ सकती हैं। मतलब मैं पर्सनली इसके उतना ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, हालांकि ये हरियाणा के यूथ के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, पर कितने साल ये अच्छी खबर रहेगी, कितने साल ये अच्छी खबर रहेगी? ठीक है, धीरे धीरे जब कंपनियों को ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारे को लोकल ही बंदा चाहिए, लोकल ही बंदा लेना है, तो उसने सैलरियां भी कम कर देनी है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीजें उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं हो सकती हैं, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैटर्स हैं इस न्यूज के बारे में। कोई डाउट आप लोगों को इस बारे में? भाई आप लोग बोला कीजिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, आप लोग अपने अपने विचार रखा कीजिए, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ऐसा, ठीक है ना। सर जो 50,000 की कंडीशन